Good evening, students. Welcome to Learners Academy and welcome to term 2 of your class 10th CBSE RBSE both boards है ना। CBSE में तो term 2 है, RBSE का तो खैर कॉमन है, पर सेशन नंबर 2 चल रहा है तो उसका हमारा मेन चैप्टर है टर्म 2 का। जिनके आ रहा है सबसे मेन चैप्टर जो मेन वेटेज रखेगा, जो आपकी डिसाइड करेगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ओके CBSE, तो इसी से अपन स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन नंबर 2 ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल नया चैप्टर फ्रेश अच्छे से समझ में। ठीक है, तो बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 9th में भी था ये चैप्टर, पढ़ा था तो थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक, बिल्कुल भी नहीं पता छोड़ो क्लास 9 को, उससे पहले भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे। ठीक है, देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये तो पता चल रहा है कि पूरा चैप्टर दो चीजों पे रिवॉल्व करता है, एक तो सरफेस एरिया पे और एक वॉल्यूम पे। पहले दोनों का अर्थ समझते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है ना, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। तो सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मैं। सरफेस एरिया इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, सरफेस एंड एरिया। चलो सरफेस नहीं पता, एरिया तो पता है। एरिया तो पता है, चैप्टर नंबर 12 में भी आया था, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया का मतलब क्या होता है बताओ। एरिया हाँ, क्या कह रहे हो? क्षेत्रफल। हाँ, हिंदी में यही कहते हैं क्षेत्रफल, हिंदी में तो यही कहते हैं क्षेत्रफल। हाँ हाँ बोलो निशिता। एरिया रीजन, ये भी अच्छा करेक्ट वर्ड है, रीजन। देखो किसी एक सीमित दायरे में कितना रीजन ऑक्यूपाई हो रहा है, उस रीजन को अपन एरिया बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये फ्लोर है, तो ये फ्लोर इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, तो इस लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो ये रीजन ऑक्यूपाई हो रहा है, जहाँ पे ये बेंचेस रखी हुई हैं, हम लोग बैठे हैं, ये जो रीजन है फ्लोर का, इसको हम क्या कहेंगे? इस फ्लोर का वो एरिया है, राइट। जैसे कि मैंने सपोज करो एक सर्किल बनाया, तो इस सर्किल के बाउंड्री के अंदर अंदर अब कितना रीजन ऑक्यूपाई हो रहा है, ये इसका एरिया हो गया, ये इसका एरिया हो गया। तो एरिया समझ में आया कि किसी भी रीजन के अंदर कितना किसी भी फिगर के अंदर कितना रीजन ऑक्यूपाई हो रहा है, वो होता है एरिया। अब एरिया की एक खास बात होती है, एरिया हमेशा टू डायमेंशनल फिगर का होता है। किसका होता है? 2D फिगर का होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा ना, इसके अंदर जो भी ये रीजन ऑक्यूपाई हो रहा है, ये इसका एरिया है। एक और 2D फिगर बना देता हूं मैं, जैसे कि स्क्वायर, तो इसका भी एरिया है। एक और बना देता हूं सर्किल, सर्किल भी एक 2D फिगर है। अच्छा 2D फिगर क्या होता है? 2D फिगर की सबसे अच्छी और सबसे क्लियर पहचान ये है, एक ऐसा फिगर, एक ऐसा फिगर जिसको ब्लैक बोर्ड पे बनाया जा सके या शीट पे बनाया जा सके या यूं को प्लेन पे बनाया जा सके। ये प्लेन ही तो है, कार्टेशियन प्लेन पे बनाया जा सके इजीली और क्लियरली, वो फिगर क्या होता है? 2D फिगर होता है। क्योंकि हमारा जो एक प्लेन होता है ना कार्टेशियन प्लेन, वो 2D कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो उस पर जो जो फिगर हम बना पा रहे हैं वो सारे के सारे 2D फिगर्स हैं, चाहे से रोम्बस है, चाहे से रेक्टेंगल है, चाहे से पैरेललोग्राम है, चाहे से सर्किल है। ठीक है, समझ में आई बात? और भी बहुत सारे फिगर्स होते हैं, हमने अभी तक पढ़े नहीं है, और भी होते हैं, जैसे कि इलिप्स होता है, पैराबोला, बहुत सारे होते हैं। वो सब क्या है? 2D फिगर्स हैं। क्या है वो? 2D। उसमें दो डायमेंशन है, जैसे कि रेक्टेंगल में एक हो गई लेंथ, एक हो गई ब्रेथ। स्क्वायर में भी लेंथ एंड ब्रेथ है, वो एक अलग बात है कि दोनों बराबर है। ठीक है, सर्किल में भी दो डायमेंशन है, लेकिन इधर वाली और इधर वाली डायमेंशन बराबर है। इसको भी आर कह देते हैं, इसको भी आर कह देते हैं, है तो दो ही डायमेंशन। तो ये सारे 2D फिगर्स हैं, ये सारे क्या हैं? 2D फिगर्स। और पैराबोला एक कर्व होता है, अब उसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो फिर बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। पैराबोला होता है क्या, वो तो पता है आपको? इस तरीके का कर्व होता है, ओपन कर्व होता है ना, ओपन कर्व होता है। अब उसके अंदर हमारे पास देखो, एक तो ये होती है, ये सपोज करो पैराबोला यहां से लेके यहां तक है, तो एक तो ये होती है और एक ये होती है। ठीक है ना, तो दो डायमेंशन उसमें भी होते हैं। हालांकि इस पैराबोला को अपने को सीमित करना पड़ेगा, तभी इसका एरिया निकल पाएगा, ऐसे नहीं निकल, क्योंकि ये हमेशा ओपन होता है। ठीक है, हाइपरबोला भी होता है। तो वो सारी चीजें हैं हमारे कोर्स में जो हैं, उनकी बात करते हैं हाल फिलहाल। जितने भी 2D फिगर्स मैंने बनाए, सबका एरिया निकल सकता है, निकल सकता है इसका एरिया, इसका भी निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है। ट्रेपेजियम बना देता हूं, ये लो, ट्रेपेजियम भी 2D फिगर है, इसका भी एरिया निकालते ही हम, फॉर्मूला है हमारे पास, और नहीं तो तरीके भी हैं, फॉर्मूले नहीं है तो तरीके हैं।
पैरेललोग्राम का भी एरिया निकालते हैं बेस इनटू हाइट से, तो जितने भी 2D फिगर से सबका क्या निकलता है, एरिया। फिर ये सरफेस एरिया क्या चीज है, फिर ये सरफेस एरिया क्या चीज है? भाई एरिया तो पता चल गया, सबको पता चल गया, अब सरफेस एरिया क्या चीज है? तो सरफेस एरिया एक 3D ऑब्जेक्ट का होता है। 2D फिगर और 3D ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है पहले वो सुनो। ये तो नाम से पता चल रहा है कि 2D में 2 डायमेंशन है, 3D में 3 डायमेंशन है। 2D फिगर एरिया ऑक्यूपाई करता है, क्या ऑक्यूपाई करता है? मतलब एक 2D फिगर को कहीं रख दें, जैसे सर्कल को कहीं रख दें, तो उसने क्या चीज ऑक्यूपाई करी? एरिया को ऑक्यूपाई किया, वो एरिया के अंदर रखा हुआ है। 3D ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। किसको ऑक्यूपाई करता है? जैसे कि मान लो कोई भी 3D, ये फोन है, ये भी 3D ऑब्जेक्ट है, इसमें 3 डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो इसने इस रूम के किसी पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी 3D फिगर है, हम लोग भी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमने भी इस रूम के स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है किसी पर्टिकुलर, भाई सपोज करो टोटल इसमें स्पेस है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें से हो सकता है 10 सेंटीमीटर क्यूब मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, 20 इसने किया हुआ है, 30 भी कर सकता है। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल है छोटा मोटा, है ना, समझ में आई बात? तो 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। किसको ऑक्यूपाई करता है? और 2D ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एरिया को ऑक्यूपाई करता है। तो मैंने क्या कहा, एरिया तो 2D फिगर का होता है, सरफेस एरिया मिला के अगर मैं सरफेस वर्ड इसके आगे लगा दूं तो ये किसका होता है? ये एक 3D ऑब्जेक्ट का होता है। किसका होता है? अब 3D ऑब्जेक्ट में एरिया कैसे होगा? भाई एरिया तो होता ही 2D में, तो 3D ऑब्जेक्ट में एरिया ऐसे होता है कि 3D ऑब्जेक्ट का तो एरिया नहीं होता है, 3D ऑब्जेक्ट के सरफेस का एरिया होता है, इसलिए उसको 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कहा जाता है। अब सरफेस का एरिया क्या? तो सरफेस से हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी सरफेस वर्ड लिखा जाए ना, सर को भगा देना, फेस को रख देना, उसके फेसेस का एरिया, बस सिंपल सा लॉजिक है, उसके फेसेस का एरिया। मैंने कहा ये रूम ऑब्वियसली 3D ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा इसका सरफेस एरिया बताओ, तो उसके फेस देखो कौन कौन से हैं, एक ये दीवार, एक ये दीवार, इसके फेसेस हैं, एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक छत और एक ये फर्श, ये 6 फेसेस से बना हुआ है ये पूरा। तो इन 6 फेसेस का जो टोटल एरिया होगा वो इस रूम का क्या होगा? सरफेस एरिया होगा। समझ में आई बात? कुछ भी ले लो, जैसे वो डस्टर दिख रहा है सबको सामने, वो डस्टर भी 3D ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा इसका सरफेस एरिया बताओ, तो इसके सरफेसेस देखने पड़ेंगे, सरफेसेस देखने पड़ेंगे मतलब फेसेस देखने पड़ेंगे। इसमें भी 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 फेसेस का जो एरिया होगा वो इस डस्टर का, इस 3D ऑब्जेक्ट का पूरा क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया कहलाएगा। समझ में आई बात? सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के सरफेसेस का एरिया, बोले तो उसके फेसेस का एरिया, उसके फेस का एरिया, उसके फेसेस का एरिया। अब जब बात करते हैं ना फेसेस का एरिया, तो जो जितना फेस उसका दिखाई दे रहा है उसके एरिया की बात होती है, जितना फेस उसका दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे सर फेस तो सारा ही दिखाई देगा। सपोज करो अभी ये एक बॉक्स है मान लो, है ना, अब मान लो ये यहां से भी पैक कर दूं मैं, तो उसके कौन कौन से फेस दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, ये भी पैक है मान लो, 4 5, और नीचे का भी पैक है, तो देख तो सकते हैं नीचे झुक के, ऐसा नहीं कि सर ऐसे आसानी से नहीं दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं हम चाहें तो, है ना। तो ये 6 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। अब सपोज करो मैंने ऊपर वाला फेस, ये जो इसका ढक्कन नहीं हटा दिया, तो अब इसके अंदर का ये फेस, अंदर का ये वाला फेस, अंदर का वो वाला फेस, ये वाला फेस, और नीचे फ्लोर वो भी दिखाई दे रहा है, तो वो भी उसके सरफेस एरिया में आएगा। तो हमेशा किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया क्या होता है? जितने भी फेसेस दिखाई दे रहे हैं उनका टोटल एरिया, वो हमेशा सॉलिड का अलग होगा, होलो का अलग। सॉलिड होलो मतलब, सॉलिड मतलब पैक, होलो मतलब खोखला खाली अंदर से, तो होलो का हमेशा ज्यादा होगा उल्टा, क्योंकि उसके ज्यादा फेसेस दिखाई दे रहे हैं। और सॉलिड जो बिल्कुल पैक है, सॉलिड है, उसका ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि उसका बार बार का एरिया दिखाई दे रहा है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड थिंग विच इज वॉल्यूम। वॉल्यूम भी 3D ऑब्जेक्ट की होगी, वॉल्यूम भी किसकी होगी? 3D ऑब्जेक्ट की होगी। तो मैंने आपको कहा ना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वही इसका वॉल्यूम है। कितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितनी जगह घेरता है, स्पेस की कितनी जगह इस ऑब्जेक्ट ने घेरी हुई है, वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये माउस रखा यहाँ पे, अब इस माउस ने इस पूरे स्पेस की कितनी जगह कैरी की हुई, कितनी जगह ऑक्यूपाई करके बैठा है, वो जगह इस माउस का वॉल्यूम है, वो जगह इस माउस का। और फर्क नहीं पड़ता कि ये होलो है या सॉलिड, वॉल्यूम सेम रहेगा।
भाई मैं ये ढक्कन हटा दूंगा तो भी इसने इतनी स्पेस कैरी की हुई है, ढक्कन लगा दूंगा तो भी इतनी की हुई, समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम के केस में सॉलिड और होलो का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कुछ स्पेसिफिक बात गिवन हो तो बात अलग है, कुछ बिल्कुल ही अलग बात गिवन हो तो होलो होगा। जैसे मैंने मान लो एक पाइप ले लिया, अब पाइप अगर सॉलिड है, सॉलिड मतलब अंदर से ठोस है, तो भी उसमें मैं उसको रखना है, मुझे इस रूम में रखना है, तो उसको मैंने मान लो इस कोने में मैंने रख दिया, तो इतने ही कोने की जगह घेरी उसमें, और वो अंदर से खोखला होगा तो भी तो उतनी घेरेगा, तो वॉल्यूम सेम हुआ ना, सॉलिड या हुआ या होलो हुआ। तो वॉल्यूम के केस में कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरफेस एरिया के केस में फर्क पड़ता है, क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब है जो फेस दिख रहा है उसका एरिया, जितना फेस उसका दिख रहा है उसका एरिया। सरफेस को हम बोलते हैं परत, जितनी उसकी परत दिख रही है उसका एरिया। क्लियर है? इंट्रोडक्शन क्लियर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सभी को? कैपेसिटी नहीं होगी, हाँ कैपेसिटी इन द सेंस कि उसके अंदर हम कितनी चीज रख सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, उसने कितनी जगह घेरी हुई है। कैपेसिटी का मतलब है उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है। तो 19-20 का फर्क है, देखा जाए तो चीज एक ही है, लेकिन फिर भी डिफरेंस तो है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक भगोना लिया, मैंने कहा भगोने का वॉल्यूम बताओ, तो भगोने ने इस ब्रह्मांड की कितनी जगह घेरी हुई, स्पेस की कितनी जगह घेरी हुई, वो तो है उसका वॉल्यूम। उसके अंदर मैं कितना लिक्विड डाल सकता हूँ, 1 लीटर 2 लीटर, वो है उसकी कैपेसिटी। ऑब्वियसली कैपेसिटी थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि भगोना मान लो ऊपर से इस तरीके से है, तो जगह तो ये भी घेरी हुई है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड थोड़ा ना आ सकता है, लिक्विड तो थोड़ा नीचे तक ही रहेगा ना। तो हम क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार कैपेसिटी वॉल्यूम को करीब करीब बराबर मान लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस तो है। अब क्वेश्चन पूछने के अंदाज पे डिफरेंस आता है कि उसने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, समझ में आई बात? वो कहेगा भगोना, जैसे भी आएंगे क्यूबॉइड और क्यूब ये सब आएंगे, तो वो कहेगा क्यूबॉइडल शेप में भगोना है। अब साहब उसी ने कह दिया क्यूबॉइड शेप में भगोना है तो हमको मान लेंगे, लेकिन मुझे सोच के बताओ क्यूबॉइड शेप में भगोना होता है क्या कभी? हेमिस्फीयर भी कह देगा तो भी हेमिस्फीयर शेप में कभी भगोना होगा क्या? बिल्कुल ऐसे कटोरे टाइप भगोना हो ही नहीं सकता ना। ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ से निकला हुआ होगा या कुछ डिजाइनिंग तो होगी उसमें, पकड़ने के लिए भी कुछ होगा, तो वॉल्यूम तो ज्यादा हुआ, पकड़ने वाला हैंडल भी उस वॉल्यूम में है, लेकिन उसके अंदर कोई लिक्विड नहीं आ रहा। तो वैसे देखा जाए तो डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन ही ऐसे कहेगा कि हेमिस्फेरिकल है, तो फिर हम क्या मान लेंगे कि कैपेसिटी और वॉल्यूम इसकी बराबर है। थिकनेस का भी फर्क पड़ेगा, मान लो ये थिकनेस है, तो वॉल्यूम तो बाहर से बाहर है, स्पेस तो बाहर से बाहर घेरा हुआ है उसने, लिक्विड तो अंदर ही है। लिक्विड थिकनेस के ऊपर है क्या बताओ? लिक्विड उसकी थिकनेस के ऊपर थोड़ी ना, थिकनेस के अंदर है। देखा जाए तो कैपेसिटी कम है, जगह उसने थोड़ी सी ज्यादा घेरी है, तो डिफरेंस तो होता है। ठीक है, क्लियर है? अभी आएंगे क्वेश्चंस, फिर थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है तो लिखना शुरू करो अब। हाँ, एक चीज सुनो, 2 तरीके हैं चैप्टर को कवर करने के, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कैसे आप कवर करना चाहेंगे। एक तरीका ये है कि पूरे चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स आएंगे इसमें, सबके फॉर्मूले और इंट्रोडक्शन और बेसिक्स में एक बार में लिखवा लूँ, मतलब पूरे नोट्स करवा दूँ एक ही बार में, हो सकता है 1 2 या 3 दिन भी लग जाए क्योंकि ज्यादा है वो थोड़े से, है ना। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना शुरू करें, 4 ही एक्सरसाइज है, लगातार 1 बाय 1 एक्सरसाइज कर लें। फर्स्ट मेथड इज दिस। सेकेंड मेथड क्या है कि पहले एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूले आने हैं वो करवा लूँ, उसके एक्सरसाइज करवा लूँ, फिर दूसरी एक्सरसाइज की बेसिक्स करवाऊं, उसके क्वेश्चन करवाऊं, तीसरी के बेसिक्स कराऊं, उसके क्वेश्चन। चॉइस इज योर्स, जैसे आप चाहो कैसे करो। नोट्स एक साथ नहीं रहते बिल्कुल, क्योंकि फिर क्या होगा, एक्सरसाइज बीच में आ जाएगी, उसके नोट्स इधर। अच्छा, मतलब आप एक्सेस, हाँ वो आपका, फिर आप ऐसे कर लो, या तो नोट्स के लिए कुछ अलग स्पेस रख लो। पेज छूट जाते हैं। सेकेंड मेथड मतलब पहली एक्सरसाइज के नोट्स, और फिर उसके, तो फिर मैं देख लूं पहली एक्सरसाइज में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए उन्होंने, उसी हिसाब से आपको नोट्स लिख पाते हैं। एक बार थोड़ा नजर से निकाल लेते हैं ना। क्यूबॉइड है इसमें, सिलेंडर भी है, सॉलिड सिलेंडर, सब सारे ही हैं इसमें तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले एक्सरसाइज में देखो क्यूब भी आ गया,
हेमिस्फीयर भी आ गया, कोन भी आ गया। चलो शुरू, फिर तो सारे के सबके नोट्स लिखो, पहले सीखो सारी चीजें होती क्या है वो। इसलिए एक्चुअली ये है, वो 9th क्लास में था। 9th क्लास में हर एक ऑब्जेक्ट का अलग एक एक्सरसाइज थी, 8 एक्सरसाइज थी। इस बार उन्होंने मिक्स में इसलिए दे दिया क्योंकि उन्होंने ये कंसिडर कर लिया कि 9th से पढ़ के आई है ना, तो इस बार कुछ कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस दे दिए इन्होंने। तो फिर हमारा काम तो एक बार तो सारे कोर्स को रिवाइज करना ही है, तो फिर सारे बेसिक्स एक बार में लिख लेते हैं अपन, 1 या 2 दिन लगेंगे जो लगेंगे, है ना। देखना शुरू करो। देखो टोटल मिला के तो 2 चीजें दिख रही हैं चैप्टर के हिसाब से, वॉल्यूम और, लेकिन सरफेस एरिया अगेन डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। एक चीज को बोलते हैं कर्व्ड, स्पेलिंग समझ में नहीं आए तो बता देना, क्योंकि फाइल डाउनलोड होने के बाद ये हमेशा बिगड़ जाती है, कितनी बार भी इसको कोशिश सही करो फिर बिगड़ जाती है ना। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो इन ऑल अब कितनी चीजें हो गई, पहली चीज हो गई वॉल्यूम, दूसरी चीज हो गई कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड तीसरी चीज हो गई टोटल सरफेस एरिया। तो बेसिकली तो 2 चीजें हैं, लेकिन सरफेस एरिया जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो अब कितनी चीजें हो गई इस चैप्टर में, कुल मिला के कितनी चीजों का डिस्कशन होगा, 3 चीजों का। एक तो वॉल्यूम, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के 2 नाम और हैं, लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यानी कि ये पूछ ले, ये पूछ ले या ये पूछ ले, एक ही बात है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑब्लिक, उसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, LATERAL, लेटरल सरफेस एरिया, ऑब्लिक उसको अपन एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। और टोटल सरफेस एरिया को तो एक ही चीज कहेंगे, वॉल्यूम को एक ही चीज कहेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले तो ये बात करते हैं बच्चों कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो कब कहेंगे, और लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो एग्जैक्टली सेम है। मतलब ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली बिल्कुल। वो थोड़ा देसी नाम है 4 दीवारों का एरिया, ये थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में नाम है, ठीक है। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया कहना है या इन दोनों में से कोई एक कहना है, ये कैसे डिसाइड करें। हालांकि कह तो कुछ भी दें, बात एक ही है, बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। कर्व्ड का मतलब क्या होता है, घुमावदार। कर्व्ड का मतलब, कर्व का मतलब क्या होता है, कोई भी घुमावदार चीज। और लेटरल का मतलब होता है कोई भी चपटी चीज। जैसे ये दीवार है, प्लेन है, तो ये है लेटरल। ये क्या है, लेटरल। मान लो कोई पानी की टंकी है, तो उसकी दीवारें, उसकी भी दीवारें तो हैं, इस रूम की भी दीवारें देख रहे हो, इसकी रूम की भी दीवारें, एक पानी की टंकी होती है उसकी भी दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं। उसकी दीवार घुमावदार है, इसकी दीवार प्लेन है, प्लेन, इसकी तो प्लेन है ना, उसकी कर्व्ड है ना, घुमावदार है। तो जब इसकी दीवारों के एरिया की बात करूंगा तो क्या कहूंगा, लेटरल सरफेस एरिया। और जब घुमावदार दीवार है, जैसे कि पानी की टंकी है, या आप लोग जयपुर तो जाते ही होंगे, तो एक वहां पे बिल्डिंग है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, वो कर्व्ड है, उसकी दीवारें भी है ना। तो उसकी भी अगर मैं कहूँ रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट की दीवार के एरिया की बात करूं तो उसकी भी लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगी, उसकी भी क्या होगी, कर्व्ड सरफेस। बस इतना ही डिफरेंस है, बात वही है, दीवारों का एरिया। बात क्या है, मतलब क्या है, दीवारों का एरिया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें तो दीवारों का एरिया आता है, उसमें पूरा एरिया आता है। अब पूरा एरिया मतलब क्या रह गया, बेस रह गया, बेस रह गया। इस रूम के अंदर 1 2 3 4, ये 4 तो दीवारें, लेकिन ये और ये तो बेस है, ये और ये तो बेस है ना। समझ में आ रही है बात, यानी कि यूं मान लो कि जो छत और जो फर्श होगा, फ्लोर और जो सीलिंग होगी, ये तो माने जाएंगे बेसिस, और जो बची हुई चीजें हैं उनको क्या मानेंगे, 4 दीवारियों को क्या मानेंगे, वॉल्स। तो केवल दीवारों का एरिया होगा तब तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा, कर्व्ड होगा या लेटरल होगा, घुमावदार होगा तो कर्व्ड होगा, चपटा होगा तो लेटरल होगा। और जब टोटल सरफेस एरिया होगा तो ये तो होगा ही होगा, उसमें प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेसिस भी जुड़ जाएगा। यानी इसके अंदर में एरिया ऑफ बेसिस जोड़ दूं तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। क्लियर है अभी सभी को। और अगर आपको वर्ड ना दे टोटल या कर्व्ड, तो आप बाय डिफॉल्ट टोटल सरफेस एरिया मानोगे। क्वेश्चन में वो बताया ना कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, बाय डिफॉल्ट क्या निकालना है आपको, यानी वो सिंपली कहते हैं सरफेस एरिया निकालो, तो फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। समझ में आई बात, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्लेन या सपाट चीज, कर्व का मतलब कोई भी घुमावदार चीज। इज दैट क्लियर। टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में बार बार लिखना थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं उसको, TSS,
कर्व सरफेस एरिया को सी से, लेटरल सरफेस एरिया को एल से। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो उसका जो घुमावदार एरिया है या चपटा एरिया यानी दीवारों का एरिया है, ये क्या है कुल मिला के दीवारों का एरिया। क्या है ये? दीवारों का एरिया। उसके अंदर बेसिस का एरिया भी जोड़ दो, और 2 × इसलिए कर दिया क्योंकि जनरली ऑब्जेक्ट्स के 2 बेसिस होते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जिनका एक ही बेस होगा, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे जिनका एक भी बेस नहीं होगा, तो वहां पे वो जुड़ेगा। जैसे मान लो एक ही बेस होगा तो एक ही बेस जुड़ेगा, और मान लो एक भी बेस नहीं होगा तो कुछ नहीं जुड़ेगा। उस केस में ऐसा भी होगा कि टी एस ए और सी एस ए बराबर है। उस केस में ऐसा भी होगा कि जो टी एस ए है वही सी एस ए, क्योंकि बेस उसका कुछ है ही नहीं। समझ में आई बात? तो ये जनरल थिंग लिखी है, इसको बिल्कुल फिक्स रूल मत मान लेना। ये जनरल थिंग है कि दीवारों के एरिया में बेस के दुगने का एरिया जोड़ देते हैं तो टी एस ए मिलता है। बढ़े आगे, चलें बोलो। ठीक, अब सुनिए। सिलेंडर, सॉरी क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फियर, और एक और है फ्रस्ट्रम। टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके कोर्स में। 7 ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम, 7 ऑब्जेक्ट्स का कट सरफेस एरिया, 7 ऑब्जेक्ट्स का टोटल सरफेस एरिया। 3 फॉर्मूले तो ये हो गए, 7 या 21। उसके बाद फिर किसी किसी में डायगोनल की लेंथ भी पूछता है, जैसे क्यूबॉइड और क्यूब में, तो 1-2 फॉर्मूले वो मान लो। जैसे कोण में स्लेंट हाइट भी आ जाएगी तो 3-4 फॉर्मूले एक्स्ट्रा और मान लो, तो करीब 25-26 फॉर्मूले रहते हैं। अब 25-26 फॉर्मूला वैसे भी याद करना थोड़ी सी चुनौती रहती है। चुनौती क्या रहती है? मिक्सअप हो जाते हैं कि इसका इसमें ना बोलते हैं, इसका इसमें ना बोलते हैं। तो हमने क्या किया है, एक रामबाण फॉर्मूला तैयार किया है। रामबाण फॉर्मूला मतलब जनरल फॉर्मूला, मतलब कोई काम ना करे एंजल, क्या आवाज कर रही? हाँ ठीक है। हाँ, कोई फॉर्मूला काम करे ना करे, जैसे वॉल्यूम का सपोज करो मैंने रामबाण फॉर्मूला बता दिया आपको, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में भी वही लगेगा, वॉल्यूम ऑफ कोण में भी वही लगेगा, मतलब हर जगह वो लगेगा। आप खुद फॉर्मूला बना सकते हैं, कहने का मतलब है। तो सबसे पहले हम रामबाण फॉर्मूलों की तरफ देखेंगे, ठीक है। पहला रामबाण फॉर्मूला है, रामबाण समझते हो ना? रामबाण सब पे लगता है, कितना भी बड़ा राक्षस हो, असुर हो, शिवम पे भी लगेगा वो, ठीक है ना? वो तो उसको पता। चलो देखो, तो सबसे पहले बात करेंगे सीएसए या फिर एलएसए। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का सीएसए या एलएसए निकालना है तो इसका मतलब क्या निकाल रहे हो, पहले तो ये बताओ। वो तो फॉर्मूला है, उसके दीवारों का एरिया निकाल रहे हो। सीएसए हाँ, फेसेस सारे नहीं, दीवार वाले फेसेस। फेस तो ये और ये भी है, लेकिन बेस वाले फेस नहीं, केवल वॉल्स वाले फेस। मैंने कहा सीएसए निकाल रहा हूं, मैंने कहा एलएसए निकाल रहा हूं, तो एक्चुअली आप निकाल क्या रहे हो पता होना चाहिए। क्या निकाल रहे हो आप? उसके दीवारों का एरिया निकाल रहे हो। किसका एरिया निकाल रहे हो? इसलिए इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहा जाता है ना। तो उसका रामबाण फॉर्मूला सुनिए। पेरीमीटर, ब्रैकेट में लिख दीजिए सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप लोग? सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। बेस का पेरीमीटर निकालना है या सरकमफ्रेंस निकालना है, एक ही बात है। और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? उस ऑब्जेक्ट की हाइट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब वो 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई ना कोई बेस तो होगा, होगा नहीं होगा? और उसका जो बेस होगा वो एक 2D फिगर होगा, होगा नहीं होगा? अभी ये रूम 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका बेस है, ये बेस दिख रहा है, तो ये जो बेस है ये क्या है? रेक्टेंगल है ना, है या नहीं है? सोचो। तो हर एक 3D ऑब्जेक्ट का जो बेस होता है वो एक 2D फिगर होता है नहीं होता है बताओ? और अगर वो 2D फिगर होगा तो उसका पेरीमीटर भी निकाला जा सकता है। पेरीमीटर का मतलब तो समझते हो ना, एक 2D फिगर के बाउंड्रीज का सम। जैसे रेक्टेंगल की 4 बाउंड्रीज का सम, या सर्किल आ गया तो सर्किल की बाउंड्री का सम। जब वो 2D फिगर घुमावदार हो जाता है तो उसको सरकमफ्रेंस नाम दे दिया जाता है। और जब वो 2D फिगर लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, पॉलीगन होता है, पॉलीगन होता है, तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है? बाकी पेरीमीटर सरकमफ्रेंस बात तो एक ही होती है, कैसे भी उसको समझे, है ना। तो उसकी बेस का पहले तो बेस पहचानो उसका क्या है, उस बेस का पेरीमीटर निकलता हो या सरकमफ्रेंस निकलता हो वो निकालो, और उसको उस ऑब्जेक्ट की हाइट से गुणा कर दो। ये कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है जो हर एक फिगर पे करीब करीब 99% काम करेगा, ठीक है। चलें आगे। वॉल्यूम, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, उसका बेस है, उस बेस का क्या निकाल लो पहले तो? एरिया। एरिया निकल जाएगा बेस का, क्योंकि बेस 2D फिगर है और हर एक 2D फिगर का एरिया निकलता है। तो उसका क्या निकाल लो पहले? और
एरिया, और उस एरिया से फिर वही हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर भी हाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी हाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट उधर पेरीमीटर हो रहा है और इधर क्या हो रहा है बेटा, एरिया हो रहा है। अब आप कहोगे टीएस से कहां गया, तो टीएस से तो ऊपर ही लिख दिया, टीएस से तो लिख दिया ना ऊपर ही। टीएसए का रामबाण फॉर्मूला क्या है, दीवारों का एरिया निकालो पहले तो इस फॉर्मूले से, उसमें सीएसए तो आएगा ही आएगा, और जो बेस आपने छोड़ रखे थे उसका भी एरिया उसमें जोड़ दो, जो जनरली 2 होते हैं इसलिए 2 इंटू लिखा है मैंने। ये 1 हो जाए तो 1 इंटू कर देना, और ये 0 हो जाए तो 0 कर देना, और 2 से ज्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 2 ही होंगे। क्लियर है? तो ये 3 फॉर्मूले जो हैं ये टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम के जनरल फॉर्मूलाज हैं जो लगभग लगभग हर ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। क्लियर? क्या ये 3 याद कर लो तो उन सब के वो 21 फॉर्मूले आप बना सकते हो। याद तो देखो आपको सारे करने हैं, उसका कारण है क्योंकि अभी सपोज करो क्यूबॉइड का मैंने वॉल्यूम पूछा, तो आप जनरल फॉर्मूला से पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाओ और फिर बनने के बाद फिर अप्लाई करो, इतना टाइम नहीं होता ना। ये इसलिए है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, और गलती से अगर हम वो फॉर्मूला भूल जाएं और टाइम है सफिशिएंट तो फटाफट बना लें, ये इसलिए है। लेकिन यही याद कर दें और वो छोड़ दें ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है? क्लियर है? हाँ हाँ, एक बार दें भाई, हम घर में आटा तो रखते ही है ना। अब आटा गेहूं से बनता है तो इसका मतलब थोड़ा गेहूं ही रखें डायरेक्ट, जब भूख लगेगी पहले गेहूं को आटे में पिसवाएं और आटे से फिर चपाती बनाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमको दोनों रखने पड़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, भूखा मर जाएगा मच्छी में। हाँ, तो अब यहां से हमारे सारे ऑब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं बेटा। आप मैं रेकमेंड करूंगा पेज चेंज कर लो यहां से और सेंटर में लिखो क्यूबॉइड। पहला 3D ऑब्जेक्ट हमारे कोर्स का है क्यूबॉइड। घनाभ बोलते हैं इसको हिंदी में, घनाभ, घनाभ। क्यूब को घन और इसको घनाभ, घ से घड़ी वाला, घनाभ। ठीक है? नहीं, हंसने की बात नहीं है। पहली बार सुनने में हंसी क्यों आती है, बताओ मुझे तो। ठीक है चलो देखो, हाँ ज्यादा अंग्रेज बन गए ना। चलो देखो स्टार्ट करें। क्यूबॉइड, इसका एक रफ फिगर बना लो, और जिसको बनाना नहीं आता है तो मैं टेक्निक बताता हूं। आता है सबको बनाना? देखो 2 बार रेक्टेंगल बनाओ। एक रेक्टेंगल ऐसे बनाया हमने, और थोड़ा सा इस साइड से एक रेक्टेंगल, और याद रखना ये दोनों रेक्टेंगल कोशिश करना करीब करीब बराबर बने, मतलब इसकी जो लेंथ ब्रेथ ली है तो उससे क्या क्यूबॉइड थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। बाकी अगर बराबर नहीं भी बनाओगे तो भी दिखाई तो देगा। अभी जैसे ये बराबर नहीं बना है, थोड़ा सा छोटा बड़ा है। फिर इस क्यूबॉइड के इस रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस और उस रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस को आपस में जोड़ दो, आपका क्यूबॉइड तैयार है। ठीक है? क्लियर है? क्या हुआ? तैयार है? अच्छा देखो, अब ये क्यूबॉइड एक 3D ऑब्जेक्ट था, तो ये इतनी क्लियरली और इतनी आसानी से 2D प्लेन पे नहीं बन पाया। ये जो हमने अभी बनाया है तो जुगाड़ लगाया है, ये तो जुगाड़ ही लगाया है भाई। 3D फिगर के अंदर क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, 3 चीजें होती हैं। तो मैं कह दूंगा इस क्यूबॉइड की लंबाई क्या है, आप कह दोगे सर ये रही इसकी लंबाई। ठीक है, मैं कहूंगा इसकी चौड़ाई बताओ तो आप, इसकी ऊंचाई बताओ तो ऊंचाई तो चलो आप ये कह दोगे, लेकिन मैं जब कहूंगा इसकी चौड़ाई बताओ तो ये जो चौड़ाई दिख रही है वहां पे, ये हमने इसको पिक्चराइज करने के लिए बना दिए, लेकिन ये एक्चुअली इसकी चौड़ाई थोड़ी ना है। हम तो एक्चुअली बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, इसे अंदर जा थोड़ा ना सकते हैं, नहीं जा सकते, समझ रहे हो? तो 2D फिगर वही होता है जो बोर्ड पे बिल्कुल आसानी से बन जाए, जो हम बनाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही बन जाए। 3D ऑब्जेक्ट वो होता है जो बोर्ड पे बने तो जुगाड़ लगा के बने, मतलब पिक्चराइज ही कर सकते हो आप उसको एग्जैक्टली, उसकी सारी डायमेंशंस को आप 2D प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। उसको ड्रॉ करना है तो फिर एक 3D स्पेस चाहिए, और उसके लिए फिर अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। 3D स्पेस के लिए फिर आपको वैसे प्रोजेक्टर्स चाहिए जो 3D स्पेस के अंदर उसको क्रिएट करके बताएं। जैसे वो क्लासिक एग्जांपल है, पहले हम 2D मूवीज देखते थे, आजकल अपन 3D मूवीज भी देखते हैं। तो हाँ, बहुत सारी हो गई, बहुत सारी आ गई। अभी अभी 83 भी 3D में आई है अगर किसी को देखना है तो। देखो 2D में क्या होता था, लंबाई और चौड़ाई, बस
शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी एक्टर्स उसी लंबाई चौड़ाई में फिट हैं, कोई भी उस लंबाई चौड़ाई से बाहर निकलता था कभी? हाँ बताओ, नहीं निकलता था। जो भी है सब अंदर है। अब क्या हो गया, 3D हो गया। अब क्या हो गया, विलेन यहां तक आ जाता है, ऐसा लगता है घूसा मुझे ही मार रहा है। समझ गए? तो समझ में आ गया ना? तो 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमको स्पेस की जरूरत पड़ी ना, उस 2D प्लेन में थोड़ा ना बन पाया वो, हमको स्पेस की जरूरत पड़ी। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई भी दिक्कत तो पूछो। तो क्यूबॉइड बना लिया सबने। तो क्यूबॉइड के अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ जिसको अपन लेटर एल से डिनोट करते हैं, ब्रेड्थ जिसको अपन लेटर बी से डिनोट करते हैं, और ब्रेड्थ का दूसरा नाम विड्थ भी है, और हाइट जिसको अपन लेटर एच से डिनोट करते हैं, और हाइट कभी कभी डेप्थ भी बन जाती है। कोई बताएगा हाइट डेप्थ कब बनती है? ना, कोई ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर है तो वो उसकी हाइट है, कोई ऑब्जेक्ट जमीन के नीचे है तो वो उसकी डेप्थ है। सिंपल सी बात है। वाटर टैंक ऊपर भी हो सकता है और अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी होता है, तो वही पानी की टंकी जब ऊपर है तो वो तो हाइट मानी जाएगी उस टंकी की, और मान लो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो उसकी हाइट नहीं मानी जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, इसकी ऊंचाई नहीं है, इसकी गहराई है। डेप्थ मतलब गहराई, बात वही है, डायमेंशन तो वही चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे देखते हैं हम, देखो तो हमने इसको तो मान लिया है एल, इस वाले डायमेंशन को मान लिया है एल, इस वाले डायमेंशन को मान लिया है बी, ठीक है, और इस वाले डायमेंशन को हमने क्या मान लिया है, एच। ठीक है जी, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट। क्लियर है? लेंथ और ब्रेड्थ में से हमेशा जनरली लेंथ ही बड़ी होती है, याद रखना। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक रेक्टेंगल है 5x2 का, 5x2 मतलब 5 और 2 उसकी लंबाई चौड़ाई है। तो 5x2 में आप ऐसे नहीं पूछोगे कि सर लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है, हमेशा बड़ी वाली लंबाई होगी और छोटी वाली चौड़ाई होगी। समझ में आई बात? बट ये चीज हाइट पे अप्लाई नहीं होती, हाइट उन दोनों से बड़ी और छोटी भी हो सकती है, हाइट बिल्कुल अलग है। बाकी लंबाई चौड़ाई में से बड़ी कौन सी होती है, हमेशा लंबाई होती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अब 3 फॉर्मूला की बात करूंगा। देखो अभी हम अप्लाई करेंगे हमारा रामबाण फॉर्मूला। पहले तो बताओ क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड की दीवारें घुमावदार होंगी या चपटी होंगी? वो क्यूबॉइड का एग्जांपल मैंने दे दिया, ये रूम है, वो डस्टर पर रखा हुआ है, आपका टिफिन बॉक्स से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये अपना मोबाइल फोन है, आपकी बुक है, बुक को अगर अपन बिल्कुल पैक कर दे तो उसकी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना। ये जो पोडियम देख रहे हो ये भी एक क्यूबॉइड है। कैसे? इसको मैं कह सकता हूं ये तो है लेंथ, ये है इसकी ब्रेड्थ और ये है इसकी हाइट। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आ गया? लाइव एग्जाम्पल हम दिन रात देखते हैं क्यूबॉइड के, तो बहुत आसान होगा आपके लिए समझने में, है ना। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि इसकी दीवारें चपटी होगी तो इसका सी से नहीं निकलेगा, इसका क्या निकलेगा? हालांकि चीज एक ही, इसको बोलते हैं एलएस, है ना, लेटरल सरफेस एरिया, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। मैंने क्या बताया था रामबाण फॉर्मूला बच्चों, बोलो, पेरीमीटर इनटू हाइट, ये बताया था मैंने। पेरीमीटर किसका? बेस का। पेरीमीटर किसका? क्यूबॉइड का बेस क्या होता है? रेक्टेंगल। क्यूबॉइड का बेस क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? यही होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। उसको किससे गुणा करना है? हाइट से गुणा करना है। और इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये h इस 2 के साथ लगा दो इधर, और 2h इंटू एल प्लस बी। चेक कर लो अपनी अपनी बुक्स में, क्या यही कर्व लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का या नहीं होता? यही होता है, बुक में ही होगा क्यूबॉइड वाले सेक्शन में। नहीं मिल रहा तो छोड़ो, यही होता है, 9th की बुक में मिलेगा मेरे हिसाब से, इस साल वो रिपीट नहीं करेंगे। हाँ छोड़ो, फिर छोड़ो, यही होता है। ठीक है, अब एक तो मैं देखो आपको डायरेक्ट याद कराऊं, चलो आ जाओ वापस आ जाओ। एक तो मैं आपको डायरेक्ट याद कराऊं बेटा, एलएसए ऑफ क्यूबॉइड। अब एलएसए ऑफ क्यूबॉइड बोला है मैंने, एलएसए ऑफ क्यूब भी आएगा, फिर एलएसए वही सीएसए बन के क्यूबॉइड उसका आएगा, सिलेंडर का आएगा, कौन का आएगा, तो बहुत सारे फॉर्मूले बन गए। एक ही फॉर्मूला हमने याद किया, क्या? पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर किसका? पेरीमीटर उसके बेस का। और पता होना चाहिए क्यूबॉइड का बेस क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल। क्यूबॉइड किससे बनता है? अभी मेरे को इस पे क्यूबॉइड बनाना पड़ा तो मुझे 2 रेक्टेंगल बनाने पड़े। क्या बनाने पड़े? 2। उससे पता चल रहा है कि क्यूबॉइड का बेस क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर सब जानते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ और इंटू हाइट करनी है मुझे। कुछ नहीं वहां। ठीक है, ये तो हो गया एलएसए। अब बात करते हैं टीएसए की। एलएसए के बाद जस्ट बात हम बात करेंगे किसकी? टीएसए। तो मैंने क्या कहा, टीएसए में एलएसए तो आएगा ही आएगा भाई, कुल चाहिए, टोटल चाहिए, तो टोटल में दीवारें तो आएंगी आएंगी,
साथ में बेस और ऐड हो जाएंगे ऊपर नीचे के, तो फ्लोर भी ऐड हो जाएगा और सीलिंग भी ऐड हो जाएगी। तो LSA तो चाहिए ही चाहिए, एरिया ऑफ बेस का दुगना और ऐड कर दो। देखो उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करने से मतलब नहीं, पहले एक बार चीज को समझो। देखो बेटा LSA तो चाहिए ही चाहिए, तो LSA क्या था, ये था, ये LSA था क्या, बेस क्या है, वही रेक्टेंगल, उसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और उसका भी दुगना, क्योंकि दो बेस हैं, एक नीचे है और एक, तो 2 इंटू एल इंटू बी हमको ऐड करना है। 2 इंटू एल कितना होता है, 2L, सॉरी 2 इंटू एल इंटू बी, तो 2 इंटू एल इंटू बी कितना हो जाएगा, कंबाइन मिला के 2L भी हो जाएगा। उधर से जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो 2H इंटू एल 2LH, 2H इंटू बी 2BH, और इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी, सब में 2 आ रहा है, 2 को ले लो कॉमन, 2 इंटू एल बी प्लस BH प्लस LH, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, अब करो कॉपी। फॉर्मूला डिराइव करना सीख रहे हो आप। क्लियर? ठीक है जी, सबका नोट हो गया हो गया? ठीक है, अब सब लोग मेरी तरफ देखो एक बार। देखो ये जो दोनों फॉर्मूले LSA और TSA, ये अपन कॉमन सेंस से भी याद रख सकते हैं। कैसे? मैंने कहा इस रूम का टोटल सरफेस एरिया बताओ। मैंने क्या कहा, इस रूम का क्या बताओ, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस यानी सारे फेसेस का एरिया। इसमें कितने फेसेस हैं, 6 फेस हैं, आप देख पा रहे हो 6 फेस, 1 2 3 4, 4 तो हो गई दीवारें, 5वीं सीलिंग और 6ठा फ्लोर। हमेशा ये जितने भी फेसेस हैं ये दो दो डायमेंशन से बनते हैं। ये फेस भी 2 डायमेंशन से बना हुआ है क्योंकि रेक्टेंगल है, ये भी ये भी ये भी और ये भी और ये भी। जो दीवार वाले फेसेस होते हैं उसमें हमेशा हाइट इन्वॉल्व होती है। कौन इन्वॉल्व होता है, हाइट। कौन इन्वॉल्व होता है, और जो बेस वाले फेसेस होते हैं, जैसे ये बेस वाला फेस है और ये भी बेस वाला फेस है, इसमें हाइट इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसमें हाइट इन्वॉल्व नहीं होगी। इस फेस का एरिया क्या होगा, क्योंकि ये बेस है, क्या होगा इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसमें हाइट, इसका एरिया भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होगा, इसमें भी हाइट है। और ऑब्वियसली क्यूबॉइड है तो आमने सामने के फेसेस बराबर होंगे, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो वो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। अब ये जो 4 दीवारें हैं इसमें हमेशा कौन इन्वॉल्व रहेगा, हाइट इन्वॉल्व रहेगी। अब आप खुद सोचो, मैंने कहा इस दीवार का एरिया बताओ, तो ये रूम की लेंथ है और इस ये रूम की हाइट है, तो इस दीवार का एरिया लेंथ इंटू हाइट होगा नहीं होगा। इस रूम की लेंथ को इस रूम की हाइट से गुणा कर दूं तो ये सामने वाली दीवार का एरिया आएगा नहीं आएगा। सिमिलरली ये और ये तो बराबर हैं, और वैसे भी देख लो लेंथ इंटू हाइट ये भी होगा। मैंने कहा इस दीवार का एरिया बताओ, तो ये चीज इस रूम की ब्रेड्थ थी, ये चीज क्या थी इस रूम की, और ये चीज हाइट थी। तो इस दीवार का एरिया क्या आया, ब्रेड्थ इंटू हाइट, सिमिलरली वो भी क्या आया, ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब जल्दी से बताओ इस दीवार का एरिया, लेंथ इंटू हाइट, इस दीवार का एरिया, इस दीवार का एरिया, उस दीवार का एरिया, इस बेस का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बेस में हाइट इन्वॉल्व होती नहीं है और दीवार में हमेशा हाइट इन्वॉल्व होती है। फर्श का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैंने कहा 1 2 1 2 3, इन 3 का एरिया बताओ, 1 2 3, इन 3 फेस का एरिया बताओ। आप क्या कहोगे, L इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी, कुछ भी सोचना पड़ा। मैंने कहा 1 2 3 4, इन 4 का एरिया बताओ जल्दी से। L इंटू एच, L इंटू एच 2 बार, L इंटू बी 1 बार, B इंटू एच 1 बार। मैंने कहा 4 दीवारों का एरिया बताओ, L इंटू एच, L इंटू एच 2 बार, B इंटू एच, B इंटू एच 2 बार। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो वही फॉर्मूला बनेगा। देखो क्या कहा आपने, L इंटू एच और L इंटू एच, ये तो 2 बार, L इंटू एच और L इंटू एच कितनी बार, और 4 दीवारें देख रहे हो ना, B इंटू एच और B इंटू एच कितनी बार, 2 बार। अब देखो L इंटू एच मतलब LH और LH कितने हो गए, 2LH, और B इंटू एच यानी BH BH 2BH, क्या कॉमन आ रहा है, 2 और H दोनों में है, 2H को कॉमन ले लूं, L प्लस B, सेम फॉर्मूला बना, ये वाला सॉरी,
2h इंटू एल प्लस बी, सेम फॉर्मूला बना। अब मैंने कहा साहब मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, एल इंटू बी भी 2 बार, बी इंटू एच भी 2 बार, और एल इंटू एच भी 2 बार। तो हर चीज 2 बार है, समझ गए ना? हर चीज कितनी बार है? एल इंटू बी भी 2 बार, बी इंटू एच भी 2 बार, एल इंटू एच भी 2 बार। क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक क्यूबॉइडल बर्तन है विथआउट टॉप। क्या कहेगा? टॉप नहीं है उसका, 4 फेस है, और भगोना ले लो या कोई भी बॉक्स ले लो। अब वो कहेगा इसका सरफेस एरिया निकालो। बच्चा सोचता है कि एक फेस कौन सा उड़ाऊं, एल इंटू बी उड़ाऊं, बी इंटू एच उड़ाऊं, या एल इंटू एच उड़ाऊं? अरे भाई जब टॉप नहीं है तो टॉप वही होगा जिसमें हाइट इन्वॉल्व नहीं होती, तो एल इंटू बी वाला ही हटाना पड़ेगा। समझ में आई बात? हाँ, वो ऐसे कहते एक दीवार नहीं है। अब सोचना पड़ सकता है कि एल इंटू एच वाली दीवार नहीं है, क्योंकि ये एल इंटू एच वाली दीवार है, और ये बी इंटू एच वाली। फिर सोचना पड़ सकता है, फिर उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कौन सी दीवार नहीं है, लंबाई के जो सहारे जा रही है वो दीवार नहीं है, या चौड़ाई के सहारे जा रही है वो दीवार नहीं है। पर उसने तो कह दिया टॉप नहीं है, तो टॉप तो एल इंटू बी होगा, सोचना ही नहीं है। तो इस तरीके के आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर इस लॉजिक से चलोगे तो। समझ में आई सबको बातें? क्यों नहीं आता? आप अप्लाई, अब जो क्वेश्चंस करो ना, जब आप ये क्वेश्चंस करो ना, इन सारी बातों को माइंड में रख के करो, फिर देखो क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे। ठीक है जी, शिवम समझ में आया? एक रह गया इसका वॉल्यूम। रामबाण फॉर्मूला क्या है? बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया, बेस तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है, और इंटू एच और करेंगे तो एल इंटू बी इंटू एच विल बी एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यही होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला। और क्यूबॉइड और क्यूब में डायगोनल भी आएगा, यानी क्यूबॉइड और क्यूब में 3 नहीं 4 फॉर्मूले बनेंगे। है ना, लिखा है ना, बिल्कुल आएगा। क्लियर है? अब चौथा और आखिरी फॉर्मूला देख लेते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूबॉइड का। पहले तो ये बताओ डायगोनल क्या होता है? ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट। वर्टिसेस क्या होती है? कोने। वर्टिसेस का मतलब कोने। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, मैंने क्या बनाया? एक रेक्टेंगल बनाया। तो इस रेक्टेंगल में 4 कोने हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये 4 कोने हैं। अब आमने सामने, ऑपोजिट मतलब आमने सामने, कोनों को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो डायगोनल होगा। तो एक डायगोनल ये हो गया, और एक डायगोनल ये हो गया। तो रेक्टेंगल के डायगोनल तो समझ में आते हैं क्या होते हैं, समझ में आ रहे हैं सबको? बात करते हैं कि क्यूबॉइड के डायगोनल क्या होंगे। तो क्यूबॉइड में कोशिश करता हूं बनाने की और आपको समझाने की। क्यूबॉइड एग्जैक्टली तो नहीं बना सकते 2D फिगर पर, जुगाड़ लगा के बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। मान लो ये बना दिया हमने, है ना? अब इसमें मुझे ये बताएं कि कितने कोने हैं? 5। गलत। अच्छा, इस रूम में ही देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस होते हैं? बेसिक क्वेश्चन 9th में आ गया था, इसलिए मैंने रिपीट नहीं कराया। 9th में तो मैंने आपको लिखवाया भी था स्टेटमेंट में, ए क्यूबॉइड हैज 8 वर्टिसेस, है ना? अभी मैंने 10th में नहीं जरूरी समझ रहा मैं लिखवाना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके, ये बेसिक चीजों पे क्वेश्चन है नहीं, पर पता होना चाहिए क्यूबॉइड के कितने वर्टिसेस होते हैं? 8 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, फेसेस कितने होते हैं? वो तो बता ही दिया अभी, 6 फेसेस होते हैं, 4 दीवारें और 2 बेसेस। अच्छा, एक चीज और रह गई, साइड्स कितनी होती है? साइड्स, जैसे रेक्टेंगल में तो 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, 2 तो लेंथ की हैं और 2 ब्रेड्थ की हैं। क्यूबॉइड में 12 साइड्स होती हैं, 4 लेंथ की, 4 ब्रेड्थ की, 4 हाइट की। इस रूम में सोचते हैं कहां कहां हैं ये लोग, ये 12 साइड्स कहां कहां हैं? देखो 4 लेंथ की, 1 1 2 3 4, 4 लेंथ की साइड्स मिल गई आपको, 4 ब्रेड्थ की, 1 2 3 4, और 4 ही हाइट है, 1 2 3 4। ठीक है, समझ लिए? समझ में आ गए? तो 12 साइड्स, 6 फेसेस और 8 कोनों से मिलकर क्यूबॉइड बनता है जनरली, है ना? अब डायगोनल की बात कर रहे थे। डायगोनल सर आपने बताया क्या होता है? ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट।
तो अब यहां पे ऑपोजिट वर्टिसेस कैसे मिलाएंगे, वो कोना और जस्ट इसके सामने कोना ये वाला, ये बनेगा इसका डायगोनल। समझ में आया, समझ में आया। ऐसे मत मिला देना इसको इससे, ये तो आपने इस फेस का डायगोनल बनाया है भाई। उस कोने को अगर मैं इस कोने से मिलाऊंगा तो ये जो डायगोनल बनाया ये तो इस रेक्टेंगुलर फेस का डायगोनल है। इस क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट का डायगोनल तो बिल्कुल ऑपोजिट कोने को मिलाना है आपको। ये इसका ऑपोजिट कोना है लेकिन एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं है। एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा इसका, ये, इसका वो, इसका वो और इसका ये। यानी कि एक कोई डंडा फंसा दूं मैं यहाँ पे कोने से कोने और मैं पूछ लूं उस डंडे की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन है आपकी बुक में कि एक क्यूबॉइडल रूम में सबसे बड़े से बड़ा लंबे से लंबा पोल फिट करना है तो उस पोल की लंबाई क्या होगी। तो ऑब्वियसली वो डायगोनली फिट होगा, लंबे से लंबा फिट करना है तो, ठीक है ना। तो डायगोनली आप फिट करोगे तो यानी आपको उसकी क्या चाहिए, लेंथ ऑफ डायगोनल चाहिए। डायगोनल समझ में आ गया सबको। रेक्टेंगल की डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? अच्छा कोई बात नहीं, भूल गए, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं अभी याद दिलाते हैं ना। रेक्टेंगल की डायगोनल ये होती है बेटा, और रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, होता है। अरे पाइथागोरस लगा दो, ये एल है ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर का, भाई ये हाइपोटेन्यूज है ना 90 डिग्री के सामने। तो रेक्टेंगल की डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है ना, क्यूबॉइड क्या है, एक ही दो डायमेंशन ज्यादा है, उसमें एल स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ा, इसमें एच स्क्वायर और जोड़ दो। भाई रेक्टेंगल की डायगोनल से क्यूबॉइड की डायगोनल का फॉर्मूला को रिलेट करो तो हमेशा याद रहेगा, रटो मत। रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट, इसका क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट। तो लेंथ ऑफ डायगोनल एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का होल रूट लिखो। और लास्ट में नोट डाउन करके ये भी लिख लो, वैसे मैंने बता दिया। क्यूबॉइड के पास 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 साइड्स को एज भी बोलते हैं ना, साइड को क्या बोलते हैं, एज भी बोलते हैं, और 6 फेसेस होते हैं, फेस को बेस भी बोल सकते हैं। अब फेस को बेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जनरली किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी बेस के सहारे टिका सकते हैं ना। अभी जैसे ये डस्टर है, अभी मैंने उसको इस बेस, इस फेस, इस वाले फेस के सहारे टिका रखा है, तो ये इसका बेस बन गया। तो मैं फ्लिप कर दूं तो उस वाले फेस के सहारे टिक जाएगा वो, तो वो उसका बेस बन जाएगा, ठीक है ना। तो कोई से भी फेस को मैं बेस का रूप दे सकता हूं, इसीलिए क्या हो जाता है ये 6 बेसेस या फेसेस कहते हैं। एक क्यूबॉइड और करेंगे, अब क्यूबॉइड अब सॉरी एक क्यूब और करेंगे। क्यूब समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि क्यूब करीब करीब क्यूबॉइड जैसा ही है। नेक्स्ट सेटिंग नोट डाउन करो नेक्स्ट पेज से, मतलब नेक्स्ट पेज में भी ना तो थोड़ा स्पेस देना ना, सेंटर पे लिखना क्यूब। लिख लिया। अब कोई कहे ना क्यूबॉइड पढ़ने, क्लास 9 आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे, कोई कहे ना क्यूबॉइड पढ़ने के बाद क्यूब क्या है, तो उसको एक ही जवाब देना है कि क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही है, बस एक ही फर्क है उसके, नहीं छोटा नहीं बड़ा भी हो सकता है। क्या फिर रिपीट करूं, क्या कह रहे हो, सारी एजेस भी, हाँ एजेस भी बराबर है, या यूं कहूं तीनों डायमेंशन बराबर है। भाई 12 एजेस थी ना मेरे पास क्यूबॉइड में, इधर देखो, इधर ध्यान सुनो, कितनी एजेस थी क्यूबॉइड में, 12। वो 12 एजेस 3 डायमेंशन में बटी हुई थी, 4 लेंथ 4 ब्रेड्थ और 4 हाइट, ऐसे बटी हुई थी। तो वो जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 डायमेंशन थी, वो तीनों की तीनों डायमेंशन बराबर हैं, या तो यूं कह दूं या 12 की 12 एजेस भाई 3 डायमेंशन बराबर हो जाएंगी, यानी 4 लेंथ 4 ब्रेड्थ और 4 हाइट बराबर हो जाएंगी। दैट मींस 12 की 12 एजेस बराबर हो जाएंगी ना। तो क्यूब कुछ नहीं है, क्यूब एक क्यूबॉइड ही है, ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी तीनों डायमेंशंस बराबर होती हैं, यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, बराबर होती है। लिखो डेफिनेशन, ए क्यूब इज अ क्यूबॉइड इन विच लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है ना। पर ये डेफिनेशन से पहले आपको पता होना चाहिए क्यूबॉइड क्या होता है ना, पता होना चाहिए पहले क्यूबॉइड क्या होता है, तभी इस डेफिनेशन को जस्टिफाई कर पाओगे। हाँ जी, अब क्यूबॉइड क्यूब बना पाओगे जुगाड़ लगा के। देखो जैसे क्यूबॉइड बनाया था 2 रेक्टेंगल की मदद से, तो क्यूब कैसे बनेगा, 2 स्क्वायर की मदद से। ये चीज तो समझ में आ रही है ना। भाई क्यूबॉइड का बेस क्या था, रेक्टेंगल था,
तो क्यूब का बेस क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, बोलो ना फिर, स्क्वायर। ठीक है, बीचों बीच एक स्क्वायर और बनाओ, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से गुजरता हुआ, लाइक दिस। फिर इसके भी मिड पॉइंट से गुजरता हुआ, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और फिर चार कोनों से चार कोने मिला दो, तैयार है आपका क्यूब। ठीक है, अच्छा क्यूब का एग्जांपल बताओ, लाइव एग्जांपल विच यू सी इन योर डे टू डे लाइफ इन योर हाउसेस। इरेजर, नॉट नेसेसरी, डाइस, है ना, या एक पजल गेम आता है। अच्छा आपका चॉक बॉक्स, चॉक बॉक्स, चौक का डब्बा आपका रेक्टेंगल है, नहीं मैंने तो, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होगा, ज्योमेट्री बॉक्स तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इस तरीके से भी आप बना सकते हो क्यूब, और नहीं तो वहां पे जैसा बना हुआ है इस स्क्रीन पे वैसे भी आप क्यूब बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो ना, और वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, जब आपने वैसे बनाया तो उसमें क्या है, 8 के 8 फेसेस दिखाई, सॉरी 6 के 6 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। अभी कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं इस क्यूब में, 3, 1 2 3। चौथा फेस इसके पीछे है, पांचवा फेस इसके बाई साइड है, और छठा फेस इसके नीचे। तो 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, 3 फेस छुपे हुए हैं। और अगर आप उस लॉजिक से बनाओगे जैसे भी हमने पहले बनाया, कैसे, तो उसमें 6 के 6 फेसेस दिखाई देंगे। ये वाला देखो, इसमें 6 के 6 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। ये पहला फेस देखो, यहां से ध्यान से देखो, एक ये दिख रहा है पहला फेस, इसके सामने दूसरा ये रहा, 2 दिख रहा है, तीसरा ये रहा, 3, चौथा इसके सामने ये वाला, 4, और पांचवा ये सामने और इसके पीछे, इसके पीछे। तो इस तरीके से बनाओगे तो 6 फेस दिखाई देंगे, और उस तरीके से बनाओगे तो 3 दिखाई देंगे और 3 छुप जाएंगे। जैसे आप चाहो बना सकते हो, आपको बस समझ आना चाहिए। हाँ जी, तो देखो इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर होती है। तो अगर मैं सारे डायमेंशन को लेंथ कहूंगा तो ब्रेड्थ और हाइट बुरा मानेंगे, सारे डायमेंशन को ब्रेड्थ कहूंगा तो लेंथ और हाइट, और सारे डायमेंशन को हाइट कहूंगा तो लेंथ और ब्रेड्थ बुरा मानेंगे। भाई तीनों बराबर हैं, तो तीनों को वो जो एलबीएच लेटर्स थे वो छीन के एक चौथा लेटर दे दिया, जिसको अपन कहते हैं स्मॉल ए। क्या कहते हैं, स्मॉल ए का सीधा सीधा मतलब है साइड। इसमें कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेड्थ नहीं है, कोई हाइट नहीं है, सब साइड है इसमें। सब क्या है इसमें, साइड। लेंथ इज ऑल्सो सेड एज साइड, ब्रेड्थ इज ऑल्सो सेड एज साइड, एंड हाइट इज ऑल्सो सेड एज साइड। तो इसमें तीनों चीजें बराबर हैं, ए ए ए। तो एक ही डायमेंशन तो 3 है, लेकिन तीनों डायमेंशन को नाम एक ही दे दिया, क्या, साइड। और लेटर कौन सा देते हैं इसमें, स्मॉल ए। चलते हैं रामबाण फॉर्मूले पे, एल एस ए, एल एस ए। देखो ये वाला है रामबाण फॉर्मूला, पहले इसको देख लो। 2 तरीके से मैंने निकाला है एलएस से, पहले रामबाण फॉर्मूले से देखो। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट सीखा था हमने। बेस क्या होता है इसका, स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर साइड का 4 गुना करना पड़ेगा, और उसको फिर हाइट, हाइट भी तो साइड ही है भाई, हाइट भी साइड ही है, तो 4a को a से गुना करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 4a स्क्वायर। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है ना मुझे, क्यूबॉइड के एलएसए का फॉर्मूला पता है। इसमें h को, l को और b को, तीनों को a a a लिख दो, क्योंकि h भी a है, l भी a है और b भी a है। इस तरीके से भी आप जब सॉल्व करोगे तो a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a, और बाहर भी 2a, तो 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। तो क्यूब का एलएसए किसी भी तरीके से निकालो 4a स्क्वायर निकलेगा। इज दैट क्लियर। और क्यूब के हर एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होता है। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं ना, 6 के 6 फेस का एरिया क्या होता है। जैसे सपोज करो, अभी इधर देखो मेरी तरफ, ये क्यूबॉइडल रूम है, लेकिन एक बार के लिए मान लो कि ये क्यूबिकल रूम है, क्यूब है ये, है ना। तो मैं कहूंगा ये वाला फेस, तो इस फेस में भी ए और ए है, ये वाला फेस, इस फेस में भी ए और ए है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो है ही नहीं, सब ए है, इसमें भी ए और ए है। तो हर एक फेस का एरिया ए इंटू ए आएगा, ए स्क्वायर। तो मैंने कहा एल से बताओ, 4 ही तो दीवारें, हर एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, कितनी दीवारें, 4, तो दीवारों का एरिया 4a स्क्वायर। मैंने कहा नहीं पूरे रूम का बताओ, तो 2a, ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर और जोड़ दो, 6a स्क्वायर। मैंने कहा नहीं 5 फेसेस का बताओ, ऊपर से खुला हुआ है, छत हटा दी हमने, 5a स्क्वायर। तो एज इजी एज दैट, हम बिल्कुल कॉमन सेंस से चले तो बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। टीएसए में क्या होता है,
कि क्यूबॉइड के हिसाब से चलें तो ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला था टीएसए का, इसमें एल को बी को बी को एच को एल को एच को सबको ए रख दिया, तो एल इंटू बी करना था यानी ए इंटू ए करना था तो ए स्क्वायर हो गया, फिर बी इंटू एच करना था यानी ए इंटू ए फिर करेंगे फिर ए स्क्वायर हो गया, फिर ए स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 बार ए स्क्वायर और बाहर 2 बैठा है तो 2 इंटू 3 ए स्क्वायर विल गिव मी 6 ए स्क्वायर। रामबाण फॉर्मूले से आ जाओ। रामबाण फॉर्मूला वही कहता है क्या कि पहले तो एल से निकाल लो आप, पहले तो आप एल से निकाल लो तसल्ली से और 2 बार बेस का एरिया उसमें ऐड कर दो। तो पहले आपने एल से निकाला है, कितना निकाला है 4a स्क्वायर निकाला है, और उसके अंदर फिर आप बेस का एरिया ए स्क्वायर होगा अगेन और उसका दुगना यानी 2a स्क्वायर और ऐड करोगे तो 4a स्क्वायर में 2a स्क्वायर ऐड किया तो क्या बना 6a स्क्वायर। क्यूबॉइड वाले तरीके से निकाला तो भी यही और जनरल फॉर्मूला से निकाला तो भी यही। इज दैट क्लियर? चलते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम का सबसे पहले तो क्यूबॉइड वाला तरीका, क्यूबॉइड वाला तरीका क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट भी ए है। व्हाट इज ए इंटू ए क्यूब। अच्छा रामबाण तरीका आ जाओ। तो वॉल्यूम का रामबाण तरीका क्या होता है बोलो? एरिया ऑफ बेस, पूरा याद करो, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इस बेचारे का बेस क्या है स्क्वायर, इसका बेस क्या है स्क्वायर, का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और इसकी हाइट भी ए है तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब। तीनों फॉर्मूले याद हुए? बहुत इजी। 4a स्क्वायर 6a स्क्वायर ए क्यूब। 4a स्क्वायर दीवारों का एरिया, 6a स्क्वायर पूरा एरिया पूरे सरफेसेस का एरिया और वॉल्यूम ए क्यूब। ठीक है, डायगोनल इसमें भी होता है, डायगोनल इसमें भी होगा बिल्कुल क्यूबॉइड वाले तरीके से। चलो अपने तो क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला क्या था एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर को ऐड करके जोड़ना था। क्या है एल की जगह वही ए, बी की जगह बी ए और एच की जगह बी ए, तीनों को जोड़ेंगे ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। कितने ए स्क्वायर हो गए 3 बार ए स्क्वायर हो गए। इसका रूट भी लगाएंगे तो रूट से ये स्क्वायर तो कट जाएगा यानी ए तो बाहर आ जाएगा लेकिन 3 अंदर रह जाएगा तो क्या बनेगा ए रूट 3 या फिर रूट 3a भी लिख सकते हो, रूट 3a या ए रूट 3। ठीक है जी, ये डेरिवेशन है इसका कि ए स्क्वायर मिलके कितने स्क्वायर हो गए 3a स्क्वायर हो गए। तो ये ए स्क्वायर से रूट कट के ये ए तो रूट के बाहर आ गया और ये 3 बेचारा अंदर रह गया तो ए रूट 3। स्क्वायर के डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है ए रूट 2। भाई इधर 3 बार है उधर 2 बार, एच तो होगा ही नहीं ना वहां पे, एच तो होगा ही नहीं तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 2 बार ए स्क्वायर तो ए रूट 2 हो जाएगा उसका। स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला ए रूट 2 और क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला ए रूट 3। जैसे क्यूबॉइड में 8 वर्टिसेस थे, क्यूब में भी कितने वर्टिसेस हैं 8 वर्टिसेस। जैसे उसमें 12 साइड्स थी इसमें भी कितनी साइड्स हैं, वो तो सब सेम ही रहेगा, कुछ उसमें चेंजेस नहीं रहेंगे। और फिर उसमें जैसे 6 फेसेस थे इसमें भी क्या रहेंगे 6 फेसेस हैं। तो 2 3D ऑब्जेक्ट आज अपन ने कवर कर लिए, वन इज सिलेंडर एंड सेकंड इज क्यूबॉइड एंड क्यूब। ये क्यूबॉइड एंड सिलेंडर बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं कई बार। ठीक है, 2 कल करेंगे और 2 परसों करेंगे, या कोशिश करेंगे 4 कल कर दें। ठीक है, तो आज के लिए काफी। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।